सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की, और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का भी खंड ब अपन प्रारंभ कर चुके थे। पहला लेसन अपना चल रहा था। पहले लेसन में 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके थे जिसमें अपन ने भारतीय संविधान की विशेषताएं देखी हैं। आज के वीडियो में देखेंगे अपन भारतीय संविधान की प्रस्तावना कंप्लीट अपने को मौखिक रूप से याद होनी चाहिए, लाइन टू लाइन अपने को प्रस्तावना याद होनी चाहिए, तभी अपन आगे प्रस्तावना का वर्णन कर पाएंगे। देखो कैसे अपने को याद करना है इसको। शुरुआत करेंगे हम भारत के लोग भारत को, फिर आप SPLG ये वर्ड याद रखोगे। समझ गए बात। हम भारत के लोग भारत को, अब इसका मतलब समझना, शुरू में SP है, इसका मतलब तो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, फिर गणराज्य। तो शुरू में SP का मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये हो गया। फिर S का मतलब समाजवादी, फिर P का मतलब पंथ निरपेक्ष, फिर L का मतलब लोकतांत्रिक, फिर G का मतलब गणराज्य। समझ के बात। ये SPLG वाले, इनमें से कोई सा वर्ड बीच में छोड़ मत देना वरना प्रस्तावना गलत हो जाएगी आप लोगों की। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को, अब देखो समस्त नागरिकों को प्रस्तावना के तहत क्या क्या दिया गया है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। न्याय तो कितने, 3। अब इनको एक एक लाइन में लिखोगे। एक लाइन में तो लिखोगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। न्याय कितने हो गए, 3 हो गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर स्वतंत्रता कितनी है, 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। 3 न्याय हो गए, 5 स्वतंत्रता हो गई। अब फिर 2 समानता है, कौन सी, प्रतिष्ठा व अवसर की। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्राप्त करने हेतु, यहां तक हो गया। फिर उसके बाद बंधुता मतलब भाईचारा होता है। फिर अपन लिखेंगे व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। अगली लाइन में लिखोगे आप व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता प्राप्त करने वाली बंधुता प्रदान करते हुए, फिर लास्ट में लिखोगे आज 26 नवंबर 1949 को। देखो बार बार याद करोगे, इसको याद हो जाएगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। आज 26 नवंबर 1949 को, देखो 26 नवंबर 1949 के दिन भारत का संविधान बनकर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका था। और हिंदी का महीना था वो कौन सा,
मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, और जो विक्रम संवत था वो था 2006, विक्रम संवत 2006। को यहाँ की बजाय यहाँ लिख देते हैं। 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। यह आपको कंप्लीट प्रस्तावना याद होनी चाहिए। समझ गए बात? हालांकि मान सकते हैं थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बार बार याद करोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सोचो तो अभी तो आप लोग 12th क्लास में हो। ये उद्देश्य का प्रस्तावना तो अपने 7वीं 8वीं की किताब से भी चली आ रही है, हर किताब के पीछे लिखी हुई थी। गलती तो हमारी है ना कि आज तक इसको छोड़ते हुए आए हैं अपन। हर किताब के पीछे लिखी हुई होती है, लास्ट जो कवर वाला पेज आता है ना उस पे। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, वर्तमान में भारतीय संविधान की यह है प्रस्तावना, लेकिन जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय प्रस्तावना ये वाली नहीं थी, कुछ चेंज थी। क्या चेंज थी? देखो, समझ तो गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं। वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना तो ये है, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था, कब? 26 नवंबर 1949 को, उस समय सेम ये की ये प्रस्तावना नहीं थी, उस समय कुछ अलग प्रस्तावना थी। तो आपको दोनों प्रस्तावना याद रखनी है। एक तो उस समय की प्रस्तावना जब संविधान का निर्माण हुआ था वो याद रखनी है, एक वर्तमान प्रस्तावना। तो वर्तमान प्रस्तावना तो मैंने आपको बता दी। अब उस समय की प्रस्तावना आपसे पूछी जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो ये समाजवाद अर्थ उठाना पड़ेगा, एक पंथ निरपेक्ष ये उठाना पड़ेगा, और आपको एक अखंडता शब्द उठाना पड़ेगा। ये 3 शब्द उठा देना। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये 3 शब्द उठाते ही अब ये जो प्रस्तावना है यह उस समय की प्रस्तावना है जब संविधान का निर्माण हुआ था। कोई कंफ्यूज थोड़ी हो इसमें, समझ रहे हो बात? अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए कि उस समय की प्रस्तावना लिखिए जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ था, तब तो ये लिख देना। वर्तमान प्रस्तावना पूछे तो यहां तो क्या आएगा? समाजवाद, यहां पंथ निरपेक्ष और यहां अखंडता। अब आगे की बात करें अपन। अब आपको ये तो पता चल चुका है कि प्रस्तावना में बदलाव तो हुआ है, 3 नए शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना में। अब वो 3 शब्द कब जोड़े गए थे वो तुम्हें ध्यान रखना है। तो अब अपन बात करें कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, कब जोड़े गए थे। और ये भी अपने को पता है कि भाई संविधान में से कुछ भी बात या कोई भी लाइन उठाएं या कोई भी लाइन जोड़ें तो वह कहलाता है संविधान संशोधन। अब कौन से नंबर का संविधान संशोधन था यह था 42वां। तो एक लाइन आपको ये याद रखनी है, 42वें संविधान संशोधन। और ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1976 के तहत प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए। अब कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और तीसरा कौन सा शब्द है? अखंडता। बस ये प्रस्तावना का मामला अपना कंप्लीट। समझ रहे हो बात? तो ये 3 नए शब्द अगर मूल संविधान की पूछे तो 3 हटा देना, और अगर वर्तमान पूछे तो तीनों जोड़ देना।
अब प्रस्तावना के बारे में और क्या प्रश्न बन सकता है, अपनी किताब के लास्ट में भी जो प्रश्न दे रखे हैं उनमें भी प्रस्तावना के बारे में एक प्रश्न है। अब प्रश्न क्या दे रखा है इसमें, प्रश्न है अपनी पुस्तक में, प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना कीजिए। अथवा इसी प्रश्न को देखो इस रूप में भी दे सकता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है, समझाइए। प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है, समझाइए। अब देखो अगर अपने से प्रस्तावना को समझ, मतलब क्वेश्चन ये अपने से कहना चाह रहे हैं कि भाई प्रस्तावना को समझाइए, इसका मतलब ये हो गया कि प्रस्तावना में जो वर्ड लिखे हुए हैं उनका अर्थ अपने को बताना है। समझ के बाद तो पूरी प्रस्तावना को अपन 3 भागों में बांटेंगे। जो सबसे पहला वाक्य था हम भारत के लोग, एक तो ये हो गया, 3 भागों में बांटेंगे तो पहला भाग तो क्या हो गया, हम भारत के लोग। दूसरा भाग लेंगे अपन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब SPSPLG, ये सेकंड पार्ट हो गया। तीसरे पार्ट में फिर अपन लेंगे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो कुल मिला के अपन प्रस्तावना को कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे, 3 भागों में। सबसे पहला लेंगे अपन कौन सा, घोषणात्मक भाग, मतलब प्रस्तावना की घोषणा कहाँ से शुरू हो रही है। तो घोषणात्मक भाग में लेते हैं अपन क्या, हम भारत के लोग। इसका अर्थ बताना है अपने को कौन से भाग में, फर्स्ट भाग में, मतलब फर्स्ट भाग कौन सा हो गया, घोषणात्मक भाग। देखो अब इसका अपन अर्थ देखें तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग वाक्य से हो रही है, इस वाक्य का क्या अर्थ निकलता है, अब वो सुनना। देखो ये हमें भी पता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किया था किसने, संविधान सभा ने। किसने किया था, संविधान सभा ने। अब संविधान सभा ने जो भारतीय संविधान का निर्माण किया था, उन्होंने जब उस संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे, उन्होंने जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी तो उस प्रस्तावना में यह नहीं लिखा कि हम संविधान सभा के लोग, जबकि बैठे तो वही तो लोग थे ना, वहाँ संविधान बनाने वाले तो वो संविधान सभा के लोग ही तो थे ना। तो उनको यहाँ ये लिखना चाहिए था कि हम संविधान सभा के लोग, जबकि उन्होंने ये नहीं लिखा। उन्होंने क्या लिखा है, हम भारत के लोग। इसका मतलब वो संविधान सभा के सदस्य क्या दिखाना चाह रहे हैं कि इस संविधान का निर्माण किया है वो हमने नहीं बल्कि भारत की जनता ने किया है। एक तो अर्थ ये निकलता है। दूसरा, भारत के लोग लिखा हुआ है, इसका मतलब शासन की अंतिम शक्ति किनके हाथों में सौंपी गई है, भारत की जनता के हाथों में सौंपी गई है। चलो अपन इसका वर्णन लिखते हैं। तो इसमें आप लिख देना, इस वाक्य के 2 अर्थ निकलते हैं। कौन कौन से, पहला अर्थ तो क्या लेंगे अपन, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था। क्योंकि देखो संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था, लेकिन वह संविधान सभा किसके द्वारा चुनी गई थी, जनता द्वारा चुनी गई थी। इसका मतलब क्या हो गया, भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था।
दूसरा इसका अर्थ निकलता है क्या, शासन की अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है। शासन की अंतिम शक्ति किसमें निहित है, भारत की जनता में निहित है। ये तो पहला भाग हो गया घोषणात्मक भाग। अब अपन देखेंगे उद्देश्यात्मक भाग, मतलब उद्देश्य वाला भाग कौन सा है, उसमें लेंगे अपन एसपी एसपी एलजी। पूरे को ही मिटा देता हूँ, क्वेश्चन यही चल रहा है अभी। आज वाला जो वीडियो बनेगा उसमें इसी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा अपना। तो अब पहला भाग हो गया, दूसरा लिखेंगे अपन उद्देश्य भाग। और उद्देश्य वाले भाग में लेंगे अपन वही एसपी एसपी एलजी, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। फिर अगला वाक्य कौन सा था, पंथ निरपेक्ष। उसके बाद लोकतांत्रिक, और उसके बाद क्या था, गणराज्य। ये भाग, ये वाली लाइन कौन सा भाग कहलाएगी, उद्देश्यात्मक भाग। अब इसमें अपने को एक एक वर्ड का अर्थ देखना है। तो सबसे पहला क्या आएगा इसमें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो एक बार इसका अर्थ मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझा दूंगा। इसका अर्थ है कि हमारा देश पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात हमारे देश की सरकार आंतरिक रूप से सर्वोच्च है तथा विदेश नीति में स्वतंत्र है। अब देखना, ये लिखना है अपने को किसमें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में। संपूर्ण का मतलब पूर्ण रूप से, प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ है कि हमारा देश पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न है। ये की बात ही लिखी है अभी तक तो मैंने। पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न होने का मतलब होता है, अर्थात हमारे देश की सरकार आंतरिक रूप से तो सर्वोच्च है और विदेश नीति में स्वतंत्र है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारे देश की सरकार वर्तमान में, जैसे उदाहरण लें, कौन सी सरकार है, मोदी सरकार। तो ये हमारे देश की सरकार हो गई, आंतरिक रूप से सर्वोच्च है। क्या हमारे देश के अंदर, आंतरिक रूप मतलब देश के अंदर की बात है, मोदी सरकार से बड़ी कोई सरकार है? कोई सरकार नहीं। एक तो देखो राज्य में सरकार होती है, एक देश में सरकार होती है। राज्य की सरकार जो होती है, जैसे राजस्थान में गहलोत सरकार है, तो राज्य की सरकार से ऊपर तो भारत की सरकार होती है, लेकिन भारत की सरकार के ऊपर कोई सरकार नहीं होती। इसका मतलब हमारे देश की सरकार आंतरिक रूप से सर्वोच्च है, उससे बड़ी कोई सरकार नहीं है। और इसके अलावा हमारे देश की सरकार विदेश नीति में स्वतंत्र है। विदेश नीति का मतलब ये हो गया कि जैसे आज हमारे देश की सरकार, भारत सरकार कह दो चाहे मोदी सरकार कह दो, अगर अमेरिका से कोई समझौता कर रही है तो क्या पाकिस्तान से पूछ के करेगी? क्या पाकिस्तान से कोई समझौता कर रही है तो क्या चीन से पूछ के करेगी? किसी से बिना पूछे समझौता करती है। मतलब विदेश नीति में हमारी सरकार क्या है, एकदम स्वतंत्र है। और यही क्या कहलाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसके बाद में दूसरा वर्ड क्या है, समाजवादी।
तो दूसरा वर्ड क्या हो गया? समाजवाद। अब ये आपको पता होना चाहिए, पहले भी अपन ने देखो चर्चा की थी समाजवाद को लेके। समाजवाद का शाब्दिक अर्थ होता है समानता, अर्थात आर्थिक रूप से देश में समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाए। जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वो भी थोड़ा सा ऊपर उठ सके। हालांकि पूर्ण रूप से समानता तो स्थापित नहीं हो सकती, लेकिन सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि वह समाज में समानता स्थापित करे। जो ज़्यादा अमीर हैं उनसे टैक्स वसूल करे, जो ज़्यादा गरीब हैं उनको थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता करे, जिससे समाज एक बैलेंस के रूप में रहे, एक समानता के रूप में रहे। और यही क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। आपको पता हो तो जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी थी उस समय समाजवाद शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं था। यह शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो सबसे पहले तो ये लिखोगे, यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। समाजवाद का अर्थ, समाजवाद का शाब्दिक अर्थ है, क्या है? डैश करके लिख देना, समानता। अर्थात सरकार द्वारा यह प्रयास किया जाता है, प्रयास किया जाता है कि देश में आर्थिक रूप से समानता की स्थापना हो। आर्थिक रूप से समानता की स्थापना हो। ये अर्थ किसका हो गया? समाजवाद का। समाजवाद के बाद में अगला वर्ड कौन सा है? पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता की भी पहली लाइन तो यही लिखेंगे, यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो दूसरा शब्द कंप्लीट हो गया। तीसरा भी हाथों हाथ देख लेते हैं अपन। तीसरा यहीं पे लिख देता हूं ताकि एक लाइन तो अपने को दोबारा ना लिखनी पड़े। तीसरा शब्द कौन सा है? पंथ निरपेक्ष। तो पहली लाइन तो यही, यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। देखो, पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है यहाँ धार्मिक रूप से सभी को स्वतंत्रता है, धार्मिक आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसका अर्थ है कि हमारे देश में धार्मिक रूप से सभी को स्वतंत्रता है तथा धार्मिक आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि धार्मिक रूप से स्वतंत्रता है, हमें इतनी स्वतंत्रता है कि चाहे तो हम हमारा धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं, चाहे तो हम हमारे धर्म का प्रचार कर सकते हैं। धार्मिक रूप से अपने को क्या है? पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है और धार्मिक आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव यहाँ नहीं किया जाता। तीसरा वर्ड पंथ निरपेक्षता कंप्लीट। चौथा वर्ड है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक को अपन सिंपल भाषा में यहां लिख देते हैं लोकतंत्र। इसमें आपको लिखना है लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, अर्थात यहाँ प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं और फिर वो प्रतिनिधि शासन करते हैं और वह प्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है, क्या अर्थ है? जनता का शासन, अर्थात हमारे देश में
प्रतिनिधि किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता द्वारा चुने जाते हैं। फिर ये प्रतिनिधि तो शासन करते हैं, अपने यहाँ वंशानुगत थोड़ी है, प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने गए, फिर वो प्रतिनिधि शासन करते हैं। वो प्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जनता के प्रति उत्तरदायी हो गए, इसका मतलब क्या हो गया? लोकतंत्र। फिर ये प्रतिनिधि शासन करते हैं तथा ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये हो गया लोकतंत्र का मतलब। लास्ट वर्ड उद्देश्य वाले भाग में लास्ट वर्ड क्या है? गणराज्य। अब गणराज्य का मतलब समझना। देखो पहले क्या होता था? राजा होता था, राजा के बाद में उसका बेटा क्या बनता था? राजा। फिर राजा के बाद में उसका बेटा क्या बनता था? राजा बनता था। इसका मतलब यह हो गया कि राष्ट्र का अध्यक्ष या राष्ट्रपति कैसा हो गया? वंशानुगत हो गया। तो अगर राष्ट्र का अध्यक्ष या राष्ट्रपति वंशानुगत होता है तो उसे तो कहते हैं राजतंत्र, और अगर वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है तो उसे कहते हैं गणराज्य या गणतंत्र भी अपन कह सकते हैं। अर्थात भारत में राष्ट्रपति लिख दो चाहे राष्ट्र का अध्यक्ष लिख दो, एक ही बात है। वंशानुगत ना होकर कैसा होता है? निर्वाचित होता है। और वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है, इसका मतलब भारत में क्या हो गया? गणराज्य हो गया। समझ गए बात? ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कौन सा भाग हो गया? उद्देश्यात्मक भाग। अब लास्ट जो प्रस्तावना का तीसरा भाग लेंगे वो होगा विवरणात्मक भाग। दो भाग कंप्लीट हो चुके हैं प्रस्तावना के। तीसरा भाग कौन सा है? विवरणात्मक भाग। अब देखो इसमें क्या लेंगे अपन? इसमें अपन लेंगे पहला पॉइंट तो लेंगे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। दूसरा लेंगे विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता। तीसरा लेंगे प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। और चौथा लेंगे राष्ट्र व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। फिर लास्ट जो है ना 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित वाली, वो अपन किसी भी भाग में नहीं लेंगे, फिर अपना आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या लेंगे? सबसे पहला तो क्या होगा? सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय। समझ गए बात? चाहे अपन और सबका अर्थ नहीं लिखना, लेकिन इन तीनों का थोड़ा थोड़ा अर्थ लिख देंगे अपन। सामाजिक न्याय का मतलब तो क्या हो गया? समाज में धर्म जाति लिंग वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना ही क्या कहलाता है? सामाजिक न्याय। समाज में धर्म जाति लिंग वंश जन्म स्थान आदि के आधार पर इनका देखो पूरी डिटेल भी ये न्याय क्या होते हैं मूल अधिकारों में अपने बहुत लंबे तरीके से डिटेल में इनकी चर्चा करनी पड़ेगी। ये जो अब भी लिख रहे हैं ना इनकी आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना सामाजिक न्याय कहलाता है।
समझ गए बात। फिर दूसरा न्याय कौन सा है? आर्थिक न्याय, मतलब पैसे से संबंधित न्याय। सभी को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध करवाना तथा समान कार्य के लिए समान वेतन देना आर्थिक न्याय कहलाता है। एक बार लिखते हैं फिर समझाऊंगा इसका अर्थ। और सभी को आजीविका से सिंपल शायद तुम्हें रोजगार वाला वर्ड लगेगा, रोजगार के समान अवसर उपलब्ध करवाना, देखो आर्थिक न्याय का मतलब क्या हो गया? सबको समान अवसर उपलब्ध है रोजगार के, जिसमें योग्यता है वो आओ और नौकरी लग जाओ। गवर्नमेंट तो किसी को ये नहीं कह रही ना कि मैं तो इसको लगाऊंगी, इसको लगाऊंगी, इसको लगाऊंगी। गवर्नमेंट ने तो सबको समान अवसर उपलब्ध करवाए कि भाई सबके लिए कंपटीशन होगा, कंपटीशन पास करो, आ जाओ रोजगार में लग जाओ। अवसर तो सरकार ने सबको समान रूप से दिए हैं ना, तो सभी को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध करवाना। उसके बाद अगर हम दो जने समान कार्य कर रहे हैं, समझ रहे हो बात, और एक जने को ज्यादा वेतन मिल रहा है और एक जने को कम वेतन मिल रहा है, इसका मतलब आर्थिक आधार पर हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा। आर्थिक न्याय किसे कहेंगे? पण समान कार्य के लिए समान वेतन देना तथा समान कार्य के लिए समान वेतन देना आर्थिक न्याय कहलाता है। इसके बाद में कौन सा न्याय है? राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक रूप से न्याय किसे मानेंगे अपन? जिसको 18 साल की उम्र हो गई वह राजनीतिक रूप से चुनाव में भाग ले। इसका मतलब क्या हो गया? वयस्क मताधिकार। निश्चित आयु के बाद सबको चुनाव लड़ने का अधिकार, यही क्या कहलाता है? राजनीतिक न्याय। वयस्क मताधिकार, क्योंकि भाई 18 साल के हो गए, इसका मतलब अपने को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए ताकि हम भी राजनीति में भाग ले सके, हम भी चुनाव में भाग ले सके। निश्चित आयु के बाद चुनाव लड़ने का अधिकार, क्योंकि हम सब भारत के नागरिक हैं, तो अगर हम चुनाव लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। उसके लिए एक निश्चित आयु होती है, जैसे सरपंच, पंच, नगर पालिका पार्षद वगैरह, इनका चुनाव लड़े तो 21 साल का होना चाहिए। लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़े तो 25 साल का होना चाहिए। राज्यसभा विधान परिषद का चुनाव लड़े तो 30 साल का होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का चुनाव लड़े तो 35 साल का होना चाहिए। तो एक निश्चित आयु के बाद क्या होना चाहिए? चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। यही क्या कहलाता है? राजनीतिक न्याय। आदि राजनीतिक न्याय कहलाता है। तो विवरणात्मक भाग में एक तो तीनों न्याय आ गए। अब अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं करनी, पॉइंट पॉइंट लिखने हैं। दूसरा क्या आएगा? इस विवरणात्मक भाग का पहला तो न्याय आ गया। दूसरे 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी थी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। ये दूसरा वितरणात्मक भाग हो गया। तीसरा समानता, 2 प्रकार की थी, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। देखो यहां अपने को इनका अर्थ भी नहीं लिखना, तो ठीक यही रहेगा कि इन सब के अर्थ अपन मूल अधिकारों में देख लेंगे एक एक करके। चौथा फिर अपन ने लिखा था व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली
बंधुता। ये अपने प्रस्तावना को 3 भागों में बांट के अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब सुनना थोड़ा, आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखो। अपन ने शुरुआत में बोर्ड पे लिखा था, आज वाला वीडियो प्रारंभ किया उस समय, वो आप लिख देना। आपसे प्रस्तावना का सार पूछा जाए, समझ गए, प्रस्तावना का सारांश पूछा जाए तो प्रस्तावना को 3 भागों में बांटोगे। पहला घोषणात्मक भाग, दूसरा उद्देश्य भाग और तीसरा विवरणात्मक भाग। तीनों भागों का वर्णन कर देना। या फिर आपसे हो सकता है अलग अलग पूछ लिया जाए, जैसे क्वेश्चन आ गया प्रस्तावना के उद्देश्य भाग का उल्लेख करो, तब अपन सेकंड पॉइंट वाला कर देंगे। आपसे पूछ लिया प्रस्तावना के विवरणात्मक भाग का उल्लेख करो, तब ये वाला उल्लेख कर देना। आपसे पूछ ले प्रस्तावना के घोषणात्मक भाग का उल्लेख करो, तब आप उल्लेख कर देना किसका, हम भारत के लोग, इस लाइन का। और इसी के साथ अपना जो पॉलिटिकल साइंस का जो खंड ब था, इसका पहला लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब खंड ब का अपन दूसरा लेसन नेक्स्ट वीडियो में मतलब कल से चालू कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आप लोग साथ की साथ तैयारी करते रहना, ये इंतज़ार मत करना कि स्कूलें कब खुलेंगी अपनी, क्योंकि अब जो आप लोग कर रहे हो ना ये वाले जो चैप्टर संविधान वाले, लाइफ टाइम आपके काम में आएंगे। समझ के बाद कोई भी कंपटीशन की तैयारी करोगे वहाँ भी आपको यही पॉलिटिकल साइंस मिलेगी। तो बेस्ट ऑफ लक आपकी तैयारी के लिए, बोर्ड की एग्ज़ाम आपकी मन लगा के तैयारी करते रहना। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपनी मुलाकात होगी। धन्यवाद।